आज से जो है यूपी में जो है जनगणना का कार्यक्रम जो है स्टार्ट हो गया है। यानी कि आप उसे घर बैठे, आपके पास अगर लैपटॉप है या मोबाइल है, उसके भी ज़रिए आप कर सकते हैं। और ये कार्य करने में, ऑनलाइन फॉर्म भरने में आपको 15 से 20 मिनट का समय लग सकता है। इसलिए इत्मीनान से दोस्तों वीडियो को देखिएगा, बिना स्किप किए पूरा ए टू जेड जानकारी, ताकि आपको पूरा सही से जानकारी समझ में आ जाए और सही डिटेल आप यहां पर भर पाएँ। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। इस वीडियो को शुरू करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबी होने वाली है। वीडियो को काफ़ी जो है मैं ज़्यादा देर तक नहीं यहाँ पर खींचूंगा, डायरेक्ट मैं मुद्दे पर आऊँगा। और सबसे पहले इस लिंक को आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन इसमें जाकर के क्लिक कीजिएगा। यही वेबसाइट आपके जो है मोबाइल में या लैपटॉप में ओपन हो जाएगी। जैसे ही यह यहाँ ओपन हो जाती है दोस्तों, यहाँ देखिएगा जनगणना की अवधि पर जो है आपको क्लिक करके देख सकते हैं कि इस राज्य में कितना टाइम यहाँ पर दिया गया है, कि कितने टाइम तक यहाँ पर जो है जनगणना का काम होगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आइएगा, तो ऊपर तरफ स्क्रॉल कीजिएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्टेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। तो दोस्तों इसमें देखिए ऊपर की तरफ हम स्क्रॉल करते चले जाएंगे। यहाँ पे डायरेक्ट हम उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करने के बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पर भर करके वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। वेरीफाई पे जैसे आप क्लिक कर देंगे, यहाँ पर देख सकते हैं बता दिया गया है पहले ही कि जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्य चरण के स्वगणना जो है पोर्टल में आपका स्वागत है। और इस पोर्टल के माध्यम से आप संबंधित मकान सूचीकरण हेतु तो अपने परिवार से संबंधित जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने में आपको जो है 15 से 20 मिनट का समय लग सकता है। तो इसे देखिए ऊपर हम कर देंगे यहाँ पर ओके। और ओके करते ही दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, आपको नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड का नाम लिखना है, यानी कि परिवार के मुखिया का नाम। तो परिवार के मुखिया का नाम यहाँ पर डालने के बाद दोस्तों मोबाइल नंबर आप कोई भी दे सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मोबाइल नंबर और मुखिया का नाम आप बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे इस फॉर्म को भरते वक्त। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इसलिए जो भी डालिएगा देख करके अच्छे तरीके से डालिएगा, जो ऐसा आधार में नाम दिया रहेगा। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शनल है ईमेल आईडी, उसे आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कर सकते हैं। वेरीफाई पे जैसे आप क्लिक कर देंगे, ओटीपी दिए गए मोबाइल नंबर पर सेंड हो जाएगा। ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करना होगा, ओके कर देंगे और यहाँ पर हम ओटीपी डाल देंगे। ओटीपी सही प्रकार से फिल करने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। उससे पूर्व ध्यान दीजिएगा, ऊपर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हिंदी इंग्लिश अपने जो है सब लैंग्वेज के हिसाब से यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हिंदी, उसके बाद फिर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करता हूँ। ये आप सही प्रकार से डाल करके वेरीफाई कर देंगे तो यहाँ पे देखिएगा आपका यहाँ पर अब फॉर्म भरने का पूरा प्रक्रिया सामने आ चुका है। इसमें देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसे जरूर आप रीड कर लीजिएगा। पुष्ट के लिए अपनी स्वगणना की आईडी ऐसी आईडी संबंधित प्रगणक को सौंपने हेतु मानचित्र पर अपने घर के स्थान को चिन्हित करना होगा। लाल रंग वाले स्थान को मार्कर को अनिवार्य रूप से अपने घर पर या अपने घर के पास ले जाएं। यानी जो इसमें लोकेशन वाला एक देगा दोस्तों, उसे आप कहीं पर भी उसको स्क्रॉल कर सकते हैं, उसको उंगली के सहारे कहीं पर भी उसे ले जा सकते हैं। और यहाँ पर माउस के सहारे उसे आप अगर लैपटॉप से कर रहे हैं तो कर सकते हैं इधर से उधर। इसमें देखिए आप मोबाइल पर स्वगणना ऐसे के लिए लाल रंग वाले स्थान को लोकेशन के मार्कर को अपने घर पर या अपने घर के पास ले जाने के लिए 2 उंगलियों का उपयोग भी आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। यदि आपको मानचित्र पर घर का सटीक पता नहीं मिलता है तो भी कोई बात नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पर आप ध्यान मतलब चिंतित मत होइएगा, इसमें आपको फिर भी यहाँ पर कोई मतलब गड़बड़ नहीं होगा। इसे ओके कर देंगे। आप यहाँ पे देखिएगा, आपका जैसे कि स्टेट आपने सिलेक्ट किया था पहले से, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना एरिया का पिन कोड जरूर डाल देना है यहाँ पे। और पिन कोड डालने के बाद यहाँ देखिएगा ग्राम, नगर, स्थान, हेमलेट, लैंडमार्क का आप यहाँ पर जो है नाम लिख करके जो है सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर पहले उस स्थान का नाम लिखिएगा, जैसे आपके पास में कोई पोस्ट ऑफिस है या फिर कोई मंदिर वगैरह है, उसका नाम डालेंगे। उसके बाद खोजे पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर जो है मेरे जो है मकान के समीप एक पोस्ट ऑफिस है, तो मैं पोस्ट ऑफिस यहाँ पर डालता हूँ और खोजे पर जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ देखिए कृपया ड्रॉप डाउन सुझाव में से एक लोकेशन का चयन करें। अब ओके कर देता हूँ। वाले ऑप्शन में जैसे ही आप कुछ डिटेल इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ डिटेल इस तरीके से आपके सामने निकल के आ जाएगी। तो जो करेक्ट डिटेल रहेगी उस पर आपको क्लिक कर देना है। और लोकेशन में जैसे ही आप डालेंगे देखिए इस तरीके से लोकेशन दिखाई देगा। अगर इसके आजू बाजू में कहीं पर भी आपका मकान है तो मेन रोड देख करके दोस्तों आपका जो भी मकान है उस पर क्लिक कर देना है। एक काम बहुत ध्यानपूर्वक करना दोस्तों, आपको अपने जो है मेन रोड को और गली को देखते हुए, आजू बाजू के घर को देखते हुए यहाँ पर अपना घर की पहचान करके उसी पर ले जा करके आपको इस
रेड कलर के मार्कर को कर देना है। मार्कर को करने के लिए देखिए 2 उंगलियों का प्रयोग करना है और आपको देखिए इस तरीके से ये गोल वाली येलो वाली बिंदी जहां पर रखेंगे वहीं पर मार्कर आकर के रुक जाएगा। उसके बाद यहाँ से स्थान की पुष्टि करें वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अपने मकान पर दोस्तों कर्सर रखने के बाद यहाँ देखिए सहेजे और आगे बढ़े वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। आपके सामने यहाँ पर एक पॉपअप नोटिफिकेशन आएगा, इसमें देख सकते हैं पूरा लोकेशन के बारे में आपका डिटेल दिया रहेगा। यहाँ पर हम हाँ कर देंगे और यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे तो हमारे सामने दोस्तों अब आ चुका है दूसरा चरण और ये हमें 6 चरण तक कंप्लीट करना है। तो दूसरे चरण में दोस्तों यहाँ पर जनगणना मकान का विवरण भरना है। इसमें देखिएगा दोस्तों कोई भी जानकारी अगर आपको समझ में नहीं आती है तो यहाँ पे देखिए एक आई बटन का लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल आपके सामने देखिए। जनगणना मकान के फर्श के निर्माण के लिए प्रयुक्त प्रमुख सामग्री का चयन करें, यानी कि किन सामग्री का इस्तेमाल करके आपका मकान जो है बना है। तो फटाफट से दोस्तों इसे कर लेते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले फर्श में आपके कौन सी सामग्री उपयोग हुई है। अगर आप कच्चे मकान में रहते हैं, मिट्टी के घर में रहते हैं तो मिट्टी सिलेक्ट कीजिएगा। अगर लकड़ी बांस का मकान है दोस्तों तो उसे, पक्की ईंट है तो उसे, पत्थर लगवाए हैं दोस्तों तो उसे, अगर सीमेंट से प्लास्टर करवाए हैं तो उसे दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ देखिए अगर आपने टाइल्स लगवाया है फर्श में तो देखिए टाइल्स का ऑप्शन भी इसमें दिया गया। अगर अन्य कोई में यानी जैसे बजरी वगैरह का इस्तेमाल करके आपने फर्श को तैयार किया तो इस पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपने यहाँ पर करवाया है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपके मकान के दीवार में प्रयुक्त सामग्री क्या क्या है, जैसे दोस्तों अगर कोई विलेज से भर रहा है, कोई गांव देहात से है तो उनके जो है घास फूस के भी यहाँ पर बांस के भी तैयार किए जाते हैं मकान, जैसे छप्पर रख के जो रहते हैं, या प्लास्टिक और पॉलीथीन का उपयोग करके आपने जो दीवार बनाया है उसका तो नहीं है, या कच्ची मिट्टी का है, या कच्ची ईंट का है, या लकड़ी का है दोस्तों। पत्थर मसाला गारा के साथ तो नहीं है। यहाँ पर देखिए पत्थर मसाला गारा के साथ है। तो यहाँ देखिएगा जीआई धातु एम्बेस्टर चादरें तो आपने इस्तेमाल नहीं की है, या पक्की ईंट की दीवार है, या कंक्रीट की दीवार है जैसे आरसीसी, या फिर अन्य कोई दीवार है। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी प्रक्रिया से आपने आपका दीवार है घर का पूरा ब्यौरा इसमें भर देना है। तो यहाँ पर मैं पक्की ईंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आता है कि आपके मकान के छत के बनाने में प्रयुक्त सामग्री का इस्तेमाल क्या हुआ है। जैसे यहाँ पर मैंने पहले बताया अगर छप्पर आपने रखे हुए हैं तो आपको घास फूस बांस लकड़ी मिट्टी आदि ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आपने किसी भी बांस पर पॉलीथीन लगा करके बनाया हुआ तो इस प्लास्टिक और पॉलीथीन वाले हस्त निर्मित टाइल्स या मशीन निर्मित टाइल्स क्या उपयोग किया है, उससे आपको सिर्फ पक्की ईंट की जो है छत है, या फिर पत्थर की या स्लेट की है, जीआई धातु इन्वेस्टर चादरे की है, या फिर कंक्रीट जैसे कि हमने बताया आपको। यहाँ पर अगर गिट्टी वगैरह से बनी हुई आरसीसी छत वगैरह तो कंक्रीट, तो जिस भी प्रकार से आपकी बनी हुई है उस पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। कोई भी जानकारी दोस्तों अगर आपको नहीं समझ में आता, देखिए हमने पहले बताया आई बटन वाले लिंक पर क्लिक करेंगे सारी डिटेल यहाँ पर आपको बता देगा ये खुद ब खुद। क्योंकि आई बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे इसमें देखिए बताएगा कि मौसम के संपर्क में आने वाली बाहरी छत के लिए उपयोग की गई सामग्री का चयन करना है आपको, ना कि अंदर की छत की सीलिंग के लिए। यदि पूरे मकान की छत कंक्रीट से बनी है और उस पर अस्थायी निर्माण किया गया है तो छत की सामग्री कंक्रीट मानी जाएगी, ठीक है, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया दोस्तों। इसलिए आपको ऊपरी सतह का यहाँ पर विवरण भरना है। अब यहाँ पे देखिए अगला चरण आपका आ जाता है जनगणना मकान की स्थिति कैसी है, अच्छी है, रहने योग्य है, या जीर्ण शीर्ण के लायक है। तो यहाँ पे देखिएगा तो हम यहाँ पर रहने योग्य है और अच्छी भी है, तो हमें अच्छी है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी डिटेल यहाँ पर आपको गलत लगता है तो दोस्तों उसे आप अभी करेक्शन कर सकते हैं यहाँ पर, और लास्ट में भी फाइनल सबमिट करते वक्त कर सकते हैं। तो इतनी डिटेल भरने के बाद आपको सहेजे और आगे बढ़े वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। यहाँ पर हाँ पर क्लिक कर देते हैं और हमारे सामने जो है अगला चरण आ जाएगा सामान्य जानकारी का। तो इसमें देखिए परिवार से संबंधित जानकारी आ रहा है दोस्तों। तो इस परिवार में समानता रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। अगर कोई भी नहीं समझ में आती है आई बटन पर क्लिक करना, तुरंत आपको जो है आई बटन पर क्लिक करना है। इसमें देखिए गणना करते समय सभी सामान्य निवासियों जिसमें शिशुओं और बुजुर्गों सहित सभी उम्र के व्यक्ति शामिल होंगे। आकस्मिक आगंतुकों को बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि उन्हें उनके सामान्य निवास स्थान पर गिना जाएगा। तो जैसे दोस्तों इसमें देखिए शिशु से लेकर के बुजुर्ग तक की जितने भी फैमिली मेंबर हैं आपको टोटल गिनती यहाँ पर मार करके लिख देना है कि हमारे जो है परिवार में इतने लोग हैं शिशु से लेकर बुजुर्ग तक। अब यहाँ पर परिवार के मुखिया का नाम ऑटोमेटिक आ ही गया है। तो परिवार के मुखिया का नाम जो है
इसमें चुनी हुई भाषा में आपको हिंदी में जो है, जैसे कि हमने हिंदी सिलेक्ट किया था, चुना था लैंग्वेज, तो हिंदी में लिख देना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर फैमिली मेम्बर पूरे ऑल टोटल लिख देते हैं। हिंदी में नाम लिखने के बाद यहाँ पर मुखिया के लिंग का चयन कर लेना है, पुरुष स्त्री जिसके नाम से आपको यहाँ पर भर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको अपना जात सिलेक्ट करना होगा। अनुसूचित जात के अंतर्गत आते हैं, अनुसूचित जनजात के अंतर्गत आते हैं। इसको देखने के लिए दोस्तों यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरी लिस्ट सामने आ जाती है। उसके बाद यहाँ से आप अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात या अन्य का सिलेक्शन कर सकते हैं। इस लिस्ट को जैसे आप ओपन करेंगे, इसमें देखिए अनुसूचित जात की पूरी सूची दी गई है। अनुसूचित जात के अंतर्गत यहाँ पर देखिए हिंदी में नाम दिया गया है और इंग्लिश में नाम दिया गया है। तो जितने भी यहाँ पर जाति हैं, अगर इस जात में आप आते हैं तो आप अनुसूचित जात के अंतर्गत शामिल हैं। अब अगला चरण आ जाता है कि इस मकान के स्वामी कौन, यानी स्वामित्व की स्थिति क्या है, यानी कि खुद का मकान है या किराए का है, परंतु अन्यत्र अपना मकान कहीं और पर है, किराए का है एवं अपना कोई मकान नहीं है। आपका अगर खुद का मकान है तो आपको यहाँ पर अपना सिलेक्ट कर लेना है। फैमिली मेंबर में किसी के भी नाम से अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको अपना ही जो है इसमें सिलेक्ट कर लेना है। अब ऊपर की तरफ चलेंगे, इसमें रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या कितनी है, यानी कि आप इसमें देखिए आई बटन पे क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए बताया कि रसोई घर, स्नान घर, शौचालय, स्टोर रूम, गलियारे और बरामदे की गिनती रहने योग्य कमरों के रूम में गिनती नहीं की जाएगी। इन सभी को छोड़ के जो रहने योग्य कमरे हैं सिर्फ उनको ही यहाँ पर लिखना है, काउंट करके 3 कमरे, 4 कमरे जितने भी हैं। तो यहाँ पर मैं 3 कमरे जो है रखूँगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 3 कमरे ही जो है रहने योग्य हैं। उसके बाद इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या कितनी है। आप इसमें भी देखिए अगर कोई भ्रमित है, आप आई बटन पर क्लिक कीजिए, उन दंपतियों की गणना की जाए जो सामान्य निवासी हैं, भले ही पति पत्नी में से कोई एक अस्थायी तौर पर अनुपस्थित हो। तो देखिए अगर कोई बाहर भी रहता होगा लेकिन अगर शादीशुदा है तो उनकी भी गिनती आपको करनी होगी। माता पिता, भाई के कितने भाइयों की शादी हो गई है, तो टोटल यहाँ पर उस मकान में शादीशुदा आदमी फैमिली के साथ कितने रह रहे हैं वो गिनती आपको काउंट करके लिखनी है। अब यहाँ पर संख्या भरने के बाद सहेजे और आगे बढ़े वाले ऑप्शन में हमें क्लिक कर देना है और हाँ पर क्लिक कर देना है। अगला स्टेप हमारे सामने आ जाएगा चौथा, सुविधाएं। तो यहाँ सुविधाओं के अंतर्गत दोस्तों इसमें देखिएगा पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है। आपके पास नल का पानी है या नल का पानी है अन्य उपचारित स्रोत से है, कुआं है, हैंडपंप है, ट्यूबवेल है, बोरवेल है या झरना, नदी, नहर, टैंक, तालाब। देख सकते हैं कई सारे ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो आपके पास जो भी स्रोत है पेयजल का, आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब पेयजल की स्रोत की उपलब्धता कहाँ पर है, देखिए आई बटन पे क्लिक कीजिएगा। सबसे पहले इसमें देखिए पेयजल का स्रोत परिसर के पास जब उपलब्ध स्रोत शहरी क्षेत्र में, अगर आप शहरी क्षेत्र से भर रहे हैं, परिसर से 100 मीटर की दूरी के अंदर से आप जो है पानी पीने का लाते हैं, तब आपको जो है यहाँ पर परिसर के अंदर वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। अगर ग्रामीण क्षेत्र के मामले में 500 मीटर की दूरी के अंदर आप पानी लाते हैं, तब आपको जो है परिसर के अंदर जो है वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा। अगर शहर क्षेत्र से 100 मीटर से दूर लाते हैं पानी और ग्रामीण क्षेत्र में 500 मीटर की दूरी से लाते हैं पानी, तो आपको परिसर के जो है निकट ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा। और उन क्षेत्रों से बाहर है तो आपको दूर वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा। अब देखिए प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, बिजली, मिट्टी का तेल, सौर ऊर्जा, अन्य तेल, जो भी है यहाँ पर आपको आपने जो लगवा रखा है उसे सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर मैं बिजली वाले ऑप्शन में क्लिक करता हूँ और आगे की तरफ बढ़ता हूँ। शौचालय की सुलभता है या नहीं, केवल परिवार के उपयोग हुए तो हमारे पास शौचालय है। यहाँ पर हमारे पास सार्वजनिक शौचालय हमारे जो है समीप में नहीं है, इसलिए मैं केवल परिवार के उपयोग हेतु जो है शौचालय जो है यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अगर आपके पास शौचालय नहीं है और सार्वजनिक शौचालय भी नहीं है, आप खुले में जाते हैं, तो खुले वाले ऑप्शन में भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब शौचालय का प्रकार आपको बताना होगा कि शौचालय का प्रकार आपका फ्लैश शौचालय निम्न से जुड़ा हुआ है, जैसे पाइप सीवर पद्धति वाला शौचालय है या सेप्टिक टैंक जो गड्ढे बना करके उसके ऊपर हम शौचालय का निर्माण कर देते हैं वो है, या फिर अन्य पद्धति से बना हुआ है। तो मेरे पास यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन मैं सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर देखिएगा कि 2 गड्ढा शौचालय स्लैब के साथ, उन्नत हवादार गड्ढा, स्लैब के बिना खुला गड्ढा है। तो यहाँ पर देखिएगा ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा दोस्तों कि स्लैब के साथ जो है हमारा उन्नतदार और हवा गड्ढा है। उसके बाद देखिएगा एकल गड्ढा शौचालय स्लैब के साथ उन्नतदार हवा गड्ढा या स्लैब के बिना खुला गड्ढा। सर्विस शौचालय है, मानव मलमूत्र व्यक्ति द्वारा हटाया जाता है या फिर मानव मलमूत्र हटाने के लिए जानवरों का उपयोग किया जाता है। तो ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। अब
इन सारे ऑप्शनों में से आपको जो है हमें ये देखिए शौचालय के प्रकार के अंतर्गत हमें जो है सेप्टिक टैंक वाला सिलेक्ट किया है। आपके पास देखिए जो है आपको इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, इन 4 ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा नीचे आइएगा कि गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, यानी कि आपका जो शौचालय का गंदा पानी जा रहा है वो किस नाली से जा रहा है। ढकी हुई नाली है आपके पास, आपके जो है समीप, आपके बाहर, आपके ग्राम सभा में, या खुली नाली है या किसी भी नाली में नहीं जाता है, बस वैसे ही जाता है। तो हमारे पास जो है ढकी हुई नाली है तो हम उस पर क्लिक कर देते हैं। अगर आपके पास खुली हुई नाली है तो आप खुली हुई नाली सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि देखिए इस फॉर्म को भरने के बाद आपके घर पर जो है फिजिकली के लिए आएंगे और उन्हें भी पूरी डिटेल आपको दिखानी होगी, पूरा ब्यौरा दिखाना होगा, फिर वो वेरीफाई करेंगे एक बार, वो भी यहाँ पर आपका जनगणना का फॉर्म ये फाइनल करेंगे। अब देखिएगा परिसर के अंदर स्नान की सुविधा है नहीं, नहाने की सुविधा है या नहीं, यहाँ पर हाँ वाले ऑप्शन में क्लिक तो करेंगे ही आप, लेकिन स्नान गृह, यानी स्नान गृह मतलब जैसे कि आपके पास बाथरूम बना हुआ है, जैसे हम लोग लैट्रिन बाथरूम अगर सेपरेट आपने बनवाया हुआ है तो आप जो है स्नान गृह सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने सिर्फ वैसे ही नल के पास अपने चबूतरे पर बैठकर नहाते हैं तो आपको छत के बिना हाथ वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अगर आपके पास दोनों ही ऑप्शन नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं पर क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने आ जाता है रसोई घर और एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता। रसोई घर में खाना पकाते हैं आप किस पे, एलपीजी कनेक्शन गैस कनेक्शन उपलब्ध है, एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं है, तो ये ऑप्शन देखिए हमें उपलब्ध है। उसके बाद घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं, तो हम यहाँ पर एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है। तो अब इनका मतलब समझिएगा कि जैसे कि घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं, इसे आपके पास एलपीजी कनेक्शन तो है लेकिन आप जो है रसोई घर में खाना नहीं बनाते हैं, घर के भीतर कहीं भी किसी भी स्थान पर रख करके खाना पका लेते हैं। खुले में या घर के बाहर खाना पकाते हैं। अगर आपके पास जैसे आप एलपीजी कनेक्शन है वाले ऑप्शन में क्लिक कर देते हैं और इस वाले जो है प्रश्न में आप सिलेक्ट करते हैं, तो जैसे आप खुले में खाना पकाते हैं, घर के बाहर खाना पकाते हैं और आपके पास एलपीजी कनेक्शन भी है। अगर आपके पास एलपीजी कनेक्शन नहीं है तो आपको इस पे क्लिक करना है और हम खुले में खाना पकाते हैं और घर के बाहर खाना पकाते हैं, इस वाले ऑप्शन में सिलेक्ट करना होगा। अब अगला स्टेप आता है खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन क्या है। इसमें देखिए जलाऊ लकड़ी, अगर आप देखिए ग्रामीण क्षेत्र से रहेंगे तो उनके पास कई सारे यहाँ पर ईंधन के साधन हो सकते हैं, जैसे जलाऊ लकड़ी, फसल का बचा हुआ अवशेष, उपला, पक्का कोयला, इसमें देख सकते हैं कच्चा कोयला, मिट्टी का तेल, एलपीजी या पीएनजी, बिजली, गोबर, सौर ऊर्जा, अन्य कोई स्रोत। तो ज्यादातर आप क्या इस्तेमाल करके खाना पकाते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम जो है ज्यादातर एलपीजी का ही प्रयोग करते हैं, इसलिए एलपीजी सिलेक्ट करते हैं और सहेजे और आगे बढ़े वाले ऑप्शन में क्लिक कर देते हैं। अगला स्टेप हमारे सामने 5वां आ जाता है यहाँ पर परिवार द्वारा धारित परिसंपत्तियां। यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास रेडियो ट्रांजिस्टर है, अगर हाँ है तो क्या है, परंपरागत रेडियो सेट है। आज के समय में रेडियो सेट किसी के पास नहीं है तो सिंपली आप मोबाइल स्मार्टफोन पर ही सुनते हैं रेडियो, क्योंकि एफएम जो है अब सब कुछ जो है मोबाइल स्मार्टफोन में ही आ चुका है। टेलीविजन दोस्तों आपके पास दूरदर्शन मुफ्त डिश है या फिर अन्य डीटीएच डिश है या केबल कनेक्शन है, क्या है उसे आपको यहाँ पर जो है इसमें सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम जो है अन्य डीटीएच या फिर दूरदर्शन मुफ्त डिश वाले ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए इंटरनेट सुविधा है लैपटॉप या कंप्यूटर में या मोबाइल स्मार्टफोन में, अन्य किसी उपकरण में। तो इंटरनेट हर किसी के स्मार्टफोन में होता है तो स्मार्टफोन वाले ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिएगा लैपटॉप या कंप्यूटर है, अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है तो वहाँ क्लिक कीजिएगा, वरना आप नहीं पर ही क्लिक कर देना है। टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन केवल लैंडलाइन है या फिर केवल मोबाइल है हमारे पास दोस्तों, स्मार्टफोन अन्य साधारण मोबाइल, अगर दोनों है। देखिए यहाँ पर अगर आपके घर में छोटी मोबाइल भी है और स्मार्टफोन भी है तो आपको दोनों पर क्लिक कर देना है, क्योंकि अधिकतर जो है घरों में जो है छोटी मोबाइलें और स्मार्टफोन दोनों होती हैं। तो यहाँ पर देखिए साइकिल और स्कूटर मोटरसाइकिल आपके पास क्या है, इसमें देखिएगा स्कूटर मोटरसाइकिल मोपेड, यानी कि अगर आपके पास साइकिल भी है मोटरसाइकिल भी है तो आप दोनों पर क्लिक कीजिएगा। सिर्फ साइकिल है तो साइकिल पर, अगर आपके पास मोटरसाइकिल और स्कूटर है सिर्फ तो आपको एक ही ऑप्शन में क्लिक करना है। कार, जीप है या वैन है, हाँ अगर है तो क्लिक कीजिएगा, अगर नहीं है तो नहीं क्लिक कीजिएगा। परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज क्या है, जैसे चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोई अन्य। तो यहाँ पर देखिए सबसे जो है
ग्रामीण क्षेत्र में गेहूं और चावल दोनों होते हैं, तो अधिकतर जो है हम लोग चावल का ही उपयोग कर लेते हैं यहाँ पर। और गेहूं, दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको जरूर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे चले आना, आपका मोबाइल नंबर दिखेगा और यहाँ पर सहेजे और आगे बढ़े वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। सहेजे और आगे बढ़े वाले ऑप्शन में जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पर अब आपका आ जाता है पूर्वावलोकन कर पुष्टि करें। इसमें देखिएगा आपको जो है जितनी भी डिटेल भरे हैं दोस्तों, आपको अपने डिटेल को दोस्तों यहाँ पर देख लेना है। जनगणना का विवरण जो भी डिटेल आपने यहाँ पर भरी हुई है दोस्तों, क्या आपने पूरी सही डिटेल भरी हुई है? इस तरीके से पूरी डिटेल को जांचते हुए आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हुए चले जाना है। जो भी डिटेल आपको लगे कि यहाँ पर हमने गलत भरा हुआ है, उसे आप यहाँ पर नीचे आकर के दोस्तों संशोधन के लिए वापस जाएं वाले बटन पर क्लिक कर सकते हैं। ड्राफ्ट के लिए रूप में यहाँ पर आप सेव भी कर सकते हैं। देखिए इसमें ड्राफ्ट के रूप में हम सेव भी कर सकते हैं। अब हमारा इसी पर सेव रहेगा, जब भी हम इसमें लॉगिन करेंगे यहीं से ही हमारा ओपन हो जाएगा। आप देखिए पोस्ट करें और सबमिट करें, लास्ट ऑप्शन यही है, पोस्ट करें और सबमिट करें। तो चलिए फाइनल सबमिट यहाँ पर कर देते हैं और यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। इसमें देखिए कि क्या बताया गया आपको, अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद सबमिट किए गए डेटा में कोई भी बदलाव संभव नहीं है। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? तो इसमें ध्यानपूर्वक देखिए, हमने पहले भी आपको बता दिया दोस्तों, कोई भी करेक्शन आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए पूरी डिटेल को जितने भी आपने भरे हुए हैं अच्छी तरीके से जाँच कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि हमने पूरी डिटेल जो है अच्छे तरीके से भर दिया है। अब यहाँ पर देखिए आपको एक जो है नंबर मिल चुका है, SCID नंबर। SCID नंबर ही आपको जो है ये सेव करके रख लेना है और आपके मेल पर और आपको मैसेज के थ्रू मोबाइल पर ये पूरे फॉर्म की आ चुकी है। और जब कभी भी आपके दौर पर अधिकारी के द्वारा जनगणना के लिए कोई भी अधिकारी आता है, तो आप ये ऐसे ही नंबर बता करके आपको और कोई भी डिटेल नहीं बतानी है, पूरा डिटेल वो इसी ही नंबर से उठा लेंगे। चूंकि दोस्तों इसमें देखिए बताया गया कि आपसे अनुरोध है कि ये अपना मकान सूचीकरण पूरा करने के लिए इस स्वगणना ID को प्रगणक के साथ साझा करें। यदि नहीं तो प्रगणक द्वारा एक नई गणना की आवश्यकता हो सकती है। अगर आप ये साझा कर देंगे तो इसी ही नंबर से जो आपने पूरी डिटेल भरी हुई है उनको दोबारा भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका काम यहाँ पे फटाक से हो जाएगा। तो बस इतना ही काम करना है दोस्तों इस जनगणना के फॉर्म को फिलअप करने में। तो वीडियो की जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप कोई भी जानकारी यहाँ पर समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा।